नमस्कार दोस्तों ईरान ने एक बड़ा कदम लेते हुए इजराइल के ऊपर इस वॉर में पहली बार क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया है। एंड लेट मी टेल यू, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने क्लस्टर बॉम्ब से रिलेटेड कन्वेंशन है उसके ऊपर साइन किया और कहा है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहा जाता है कि क्राइम है, क्योंकि ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले जनरेशंस के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लेकिन ये आप देख सकते हो खबर, ईरान फायर्स मिसाइल्स विद क्लस्टर बॉम्ब्स एज कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल एंटर्स डे 8। तो 8वें दिन में ये एंटर कर चुका है पूरा वॉर, और इसमें 10 बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे बड़ी तो ये डेवलपमेंट है क्लस्टर बॉम्ब से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, अगले साल के लिए, या फिर स्पेशली 2027 के लिए जो बैच है लॉन्ग टर्म बैच, आज से ही हमारा स्टार्ट हुआ है। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव, और बैच से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट हो, आप सिंपली इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम बैठी हुई है, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बताया जा रहा है कि कल जो लार्ज स्केल एरियल असॉल्ट हुआ इजराइल के ऊपर, इसमें ईरान ने फायर किया बैलिस्टिक मिसाइल आर्म्ड विथ अ क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन ये जो मिसाइल है ना, क्लस्टर बॉम्ब है, उसमें से एक बॉम्ब बताया जा रहा है कि सदर्न इजराइल में बेरशेबा जो एरिया है, बेरशेबा जो टाउन है, ये अगेन आप देखोगे थोड़ा सा, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ इजराइल के मैप में सदर्न साइड में थोड़ा सा, ये गाजा पट्टी आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये गाजा पट्टी अगर आप राइट साइड में देखोगे तो इसके जस्ट राइट में यहाँ पर आपको मिलेगा बेरशेबा। तो वहीं पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मेडिकल सेंटर है, सोरोका मेडिकल सेंटर। अब देखो, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है। वॉर के समय अगर आप किसी हॉस्पिटल पर या फिर मेडिकल सेंटर पर अटैक करते हो, क्योंकि यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, वॉर चल रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री होता है, अगर आप सिविलियन एरियाज पर और उसमें भी अगर आप हॉस्पिटल्स पर हमला करो तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। एंड स्पेशली गाजा में भी अगर आप देखोगे तो इजराइल के ऊपर भी काफी आरोप लगे थे कि गाजा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर इजराइल ने बॉम्ब दागे। अब इजराइल का कहना था कि उसके नीचे अंडरग्राउंड इन्होंने टनल्स बना रखा है, जो भी रीजन है। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो सोरोका मेडिकल सेंटर है, आप देख सकते हो पिक्चर्स में, कुछ इस तरह की इसकी हालत हो गई है। यहां पर यह क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, एंड इसमें अगर आप देखिए तो 80 से 240 लोग इंजर्ड हुए, ऐसा बताया जा रहा है। एंड दिस वाज द फर्स्ट नोन यूज ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस बाय ईरान इन दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि ये क्लस्टर म्यूनिशंस होता क्या है। सिंपल सी चीज है, दीज आर टाइप ऑफ वेपन दैट स्कैटर डजन्स टू हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल एक्सप्लोसिव। मतलब अगर ईरान जो है एक म्यूनिशंस को लॉन्च कर रहा है, एक रॉकेट को, एक बॉम्ब को लॉन्च कर रहा है, तो उसके माध्यम से वो दर्जन से लेकर हंड्रेड्स ऑफ म्यूनिशंस लॉन्च कर सकता है। मतलब बॉम्ब्स जो हैं वो छोटे छोटे जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो लॉन्च कर सकता है। इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये एक म्यूनिशन है। अब इस म्यूनिशन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जो कई सारे एक्सप्लोसिव्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जब ये अपने टारगेट पर पहुंचने वाला होता है तो एक पर्टिकुलर हाइट पर ही ये ओपन हो जाता है और कई सारे जो एक्सप्लोसिव हैं उसको पूरे एरिया में छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कल इजराइल के द्वारा बोला गया कि जब ये मिसाइल ये गिराया जा रहा था, ये म्यूनिशन इजराइल के ऊपर गिराया जा रहा था, तो 7 किलोमीटर के हाइट पर ही ये स्प्लिट हो गया। मतलब ग्राउंड से 7 किलोमीटर ये स्प्लिट हो गया, और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि करीब 20 ऐसे सब म्यूनिशंस जो हैं 5 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो फैल गया, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। एंड इसकी वजह से देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो छोटे छोटे म्यूनिशंस आप देख रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि सारे म्यूनिशंस ब्लास्ट होंगे ही। कई ऐसे म्यूनिशंस होते हैं जो ग्राउंड पर कई सालों तक ऐसे ही रह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब वॉर के समय सिचुएशन हो रही होती है तो कौन क्या ध्यान देता है, बस अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है। हो सकता है 10, 20, 40 साल बाद कोई सिविलियन वहां पर जा रहा हो, कोई खुदाई हो रही हो, कुछ हो रहा हो, और फिर अचानक से प्रेस हो गया, उसके ऊपर वेट ज़्यादा हो गया तो वो ब्लास्ट कर सकता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, कई बार खबर आती रहती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जो लैंड माइन्स वगैरह बिछाए गए थे, कुछ वैसा ही है ये, कि आज भी उसका असर रहता है, डर रहता है कि क्या इससे एक बहुत बड़ा खतरा फ्यूचर जनरेशंस को रहेगा। एंड इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक कन्वेंशन है ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस 2008 का, जो कि बैन करता है इस तरह के वेपन्स को डेवलप करने के लिए, स्टॉक पाइलिंग के लिए, यूज के लिए। और 110 से ज्यादा देशों ने इस कन्वेंशन को साइन किया और रेटिफाई किया है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया, इन्होंने भी इसको साइन नहीं किया है। ईरान और
इजराइल, दोनों ने ही इसको साइन नहीं किया है। अब इजराइल का रिएक्शन क्या आया? इजराइल ने इस स्ट्राइक को कंडेम किया, कहा कि ये वॉर क्राइम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है एक प्रकार से, स्पेशली हॉस्पिटल के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया है, एंड ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और इसका हम बहुत कड़ा जवाब देंगे। और एक्चुअल में यही हुआ। कल पूरी रात अगर आप देखोगे तो अगेन जो इजराइल है उन्होंने तेहरान के मिलिट्री के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर काफ़ी भारी भरकम प्रहार किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि कई जो न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर है, स्पान न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर ईरान के अंदर, वहां पर भी अटैक किया गया। टोटल 60 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने 120 टारगेट पर हमला किया ईरान के अंदर। और ये जो साइट्स हैं बताया जा रहा है कई सालों से बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इनफैक्ट जो स्पान हेडक्वार्टर है, इट वॉज फाउंडेड इन 2011 और उसको भी हिट किया गया। इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने कहा है कि ये ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो है उसका सेंटर था एक प्रकार से, तो उसके ऊपर हमला किया। तो एक तो ये डेवलपमेंट हो गया क्लस्टर म्यूनिशन से रिलेटेड। दूसरा डेवलपमेंट यहां पर यह हुआ है कि एक प्रकार से इजराइल ने भी ईरान के ऊपर काफी भारी प्रहार किया। फिर तीसरा यहां पर अगर आप डेवलपमेंट देखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, क्योंकि काफी चर्चा हो रही है इसके बारे में कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अटैक करेंगे, मतलब क्या यूएस इस पूरे वॉर में डायरेक्टली एंटर करेगा। इनडायरेक्ट तो है ये सब बात जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, भले यूएस अभी इसको डिनाई करे, लेकिन यहां पर क्या है कि क्या यूएस इस पूरे वॉर में एंटर करेगा कि नहीं, इसको लेकर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि 2 हफ्ते में डिसीजन लिया जाएगा। मतलब एक प्रकार से आप समझिए, देखो जियो पॉलिटिक्स में क्या है ना, चीजों में चीजें निकालनी होती हैं अब बातों से। अब 2 हफ्ते का टाइम दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है 2 वीक्स का इस समय ईरान के पास टाइम है। अब 2 वीक में डिसाइड करेंगे तो हो सकता है कि शायद 4 दिन में हमला कर दे, 5 दिन में हमला कर दे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अभी के सिचुएशन के हिसाब से 2 हफ्ते का टाइम ईरान को दिया गया है। एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट लुकिंग टू फाइट, बट इफ इट इज अ चॉइस बिटवीन फाइटिंग एंड हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन, तो मैं यहां पर फाइट करूंगा। मतलब मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। तो यहां पर एक प्रकार से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि ईरान को 2 हफ्ते का टाइम मिला है। फिर इसके अलावा जो आईआरजीसी के इंटेल चीफ हैं वो भी यहां पर टारगेट हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पिछले फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं, ये तो आज फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे अगर आप देखोगे तो इजराइल ने काफी सारे टारगेट्स पर हमला किया था। तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो आईआरजीसी के चीफ हैं, इंटेल चीफ हैं, वो भी इस हमले में मारे गए हैं, जो कि अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। ऑल्दो ईरान की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जो इजराइल की स्ट्रैटेजी रही है अभी तक अगर आप देखोगे तो वही यही है कि ईरान की जो रिटेलिएटरी ऑपरेशन है, उसकी जो एबिलिटी है उसको खत्म कर दो, उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दो, ताकि वो रिटेलिएट ही नहीं कर पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट यहां पर जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल अब धीरे धीरे ये कहने लगा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमैनी, उनको मार दिया जाए। स्पेशली कल जो सोरोको मेडिकल सेंटर पर हमला किया गया क्लस्टर म्यूनिशंस के थ्रू, तो इसको लेकर जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया ये शायद वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट थ्रेट है अभी तक इजरायली ऑफिशियल के द्वारा, क्योंकि अभी तक कोई भी इजरायली जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है, मिनिस्टर है, वो ये नहीं कह रहा था कि हम ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारना चाहते हैं। अनऑफिशियली खबरें आ रही थी इस तरह की। लेकिन देखो क्या है ना कि अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अली खमैनी है वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, मतलब जो मुस्लिम जो मेजॉरिटी कंट्री है वहाँ पर कई लोग जो हैं एक प्रकार से उनको मानते हैं, जो शियाइट मुस्लिम्स हैं स्पेशली। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से वीटो कर दिया था। इजराइल को पता था लोकेशन अली खमैनी का, वो मारना चाहता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी हम उनको नहीं मारने वाले, क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। तो लेट्स सी इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन नेक्स्ट एक और जो यहां पर डेवलपमेंट हुआ, देखिए कतर के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक बेस है। ये आपको कतर के अल उदैद एयर बेस में देखने को मिलेगा। वहां से कुछ इमेजेस सामने आई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि पहले की इमेज में जो यूएस फाइटर जेट्स थे वो वहां पर प्रेजेंट थे, और अचानक से यहां पर जो फाइटर जेट्स हैं वो गायब हो गए हैं। वो किधर गए हैं? क्या यूएस पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए, या फिर वो जो फाइटर जेट्स हैं उसको कैरियर पर भेज दिया गया, एयरक्राफ्ट कैरियर पर, या फिर कहीं और पोजीशन किया जा रहा है? तो ये भी यहां पर सैटेलाइट्स के माध्यम से लगातार कोशिश जारी है कि कौन सा देश क्या करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखो क्या हुआ है कि ये जो सोरोको मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ तो नेतन्याहू वहां पर पहुंच गए एक प्रकार से जेस्चर के तौर पर, लेकिन उनका एक ऐसा बयान आ गया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। वो ये था कि एक्चुअली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो मेरे बेटे का शादी है 2 बार, मतलब दूसरी बार ऐसा होगा कि जब मैं अपने बेटे
बेटे की जो शादी है उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो हर कोई इससे जूझ रहा है, मतलब वो पूरे इजराइल को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि हम सब इस समय पेन में हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक साथ इकट्ठा रहना है। लेकिन एक प्रकार से लोगों का काफ़ी बैकलैश भी देखा गया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपको अपने बेटे की शादी की पड़ी है, यहाँ पर पूरा देश जो है वॉर में चल रहा है और इतने समय से वॉर में चल रहे हैं, तो एक प्रकार से ये भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखो एक होप जैसा दिख रहा है कि हो सकता है कि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स है वो स्टार्ट हो जाए जेनेवा में। जेनेवा में क्या है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उनकी मीटिंग होनी है यूरोपियन यूनियन और यूके के जो लीडर्स हैं उनके साथ, और एक हो सकता है कि एक विंडो खुला हो कि अगले 2 हफ्ते में, जो मैंने आपको बताया ना डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम दिया एक प्रकार से, तो 2 हफ्ते में कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, एस्केलेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं इसको लेकर भी क्या होता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये हुआ है, देखो इजराइल जब हमला कर रहा है ना ईरान के अंदर कई सारे जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है कि देखो आप वहाँ से छोड़कर चले जाओ, भाग जाओ, अदरवाइज ये काफ़ी डेंजर हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ईरान के अंदर इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है। तो जहां पर ये बोला जा रहा है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो राष्ट्र जो जगह है, शहर है ईरान के अंदर, वहां पर सिविलियंस को वार्निंग दी गई इजराइल के द्वारा कि आप जो इंडस्ट्रियल जोन्स है उसको इवैक्यूएट कर दो कि हम हमला करने वाले हैं। अब पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वहां पर इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है कि क्या लोगों को वो मैसेज गया, नहीं गया, क्या लोगों ने वो खाली किया, कितने लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। और अल्टीमेटली लास्ट यहां पर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये जो ईरान इजराइल का वॉर है, क्या ये अब पूरे मिडिल ईस्ट में और तेजी से फैलने वाला है। क्या ईरान के भी जो प्रॉक्सीज हैं क्या अभी वो भी एंटर करेंगे, क्योंकि अभी तक वो एंटर नहीं किए हैं। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि ऐसा क्या हो गया है। अदरवाइज पहले ईरान जब भी हमला करता था इजराइल पर, ईरान के बाकी के प्रॉक्सीज भी यहाँ पर हार जाते थे, हिजबुल्ला हो गया, जितने भी हैं। इस बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी करंट अपडेट्स था वो आपको मिल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज बोथ न्यूक्लियर पावर एंड नॉट अ सिग्नेटरी टू कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। जो मैंने आपको अभी कन्वेंशन की बात की कि कौन सा ऐसा देश है जो न्यूक्लियर पावर भी है और क्लस्टर म्यूनिशंस का कन्वेंशन उसने साइन नहीं किया है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच 2026 के लिए अगले साल, या फिर आज से ही हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 2027 के लिए, कोई भी लेना चाहते हो। और सबसे खास बात यह है हमारे बैचेस की कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। मान लीजिए अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, जी हाँ कैश रिवॉर्ड टॉप रैंकर को दिया जाता है। कोई डाउट है आपको, कोई चीज समझनी है, इस नंबर पे कॉल करिए। ये हमारी पर्सनल टीम है जो कि आपको गाइड करेगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको जीरो से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए, लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए, 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा।